उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of current affairs, we will discuss about very important topics. Now, today's lecture, we will discuss about very important topics which is always questioned on any public service commission and SSC exams. Now the very important topic, before wasting the time, we will start the current affairs very important lecture. Now start the lecture. विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट। केंद्र सरकार ने SMA विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रावधान को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य है कि विभिन्न पक्षों के हितों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय बनाए रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया अधिनियम के पीछे की मंशा इसमें शामिल विभिन्न पक्षों के हितों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय रखने की है। अगर धारा 7 के तहत आवश्यक 30 दिनों का नोटिस नहीं दिया जाता है तो यह संभव नहीं है कि विवाह के लिए इच्छुक व्यक्तियों की विश्वसनीयता को परखा जा सके। और विशेष विवाह अधिनियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 1954 विभिन्न धर्मों को मानने वाले जोड़ों की शादी को आसान बनाने और नागरिक विवाह को प्राथमिकता देने के लिए लागू किया गया था विशेष विवाह अधिनियम 1954। विभिन्न जातियों, धर्मों, राज्यों के लोग इस अधिनियम के तहत विवाह करते हैं। विवाह पंजीकरण के माध्यम से किया जाता है। का मुख्य उद्देश्य अंतर धार्मिक विवाह को संबोधित करना और सभी धार्मिक औपचारिकताओं के बिना विवाह को धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में स्थापित करना। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत सभी विवाहों में 30 दिनों के भीतर जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए विवाहित जोड़ों के नामों के प्रकाशन की आवश्यकता होती है और इस अवधि के भीतर कोई भी इस आधार पर विवाह पर आपत्ति कर सकता है। यह विवाह SMA की धारा 4 में निर्दिष्ट एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन करेगा। विवाह की सूचना देना, जब इस अधिनियम के तहत विवाह किया जाता है तो विवाह के पक्षकार जिले के विवाह अधिकारी को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से लिखित रूप में नोटिस देंगे और इस धारा के तहत विवाह अधिकारी को अपने दफ्तर में किसी सार्वजनिक जगह पर लड़के लड़की की ओर से दिए गए आवेदन को चिपकाना होता है। नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर कोई व्यक्ति इस शादी पर आपत्ति दर्ज नहीं करता है तो संबंधित लड़के और लड़की की शादी करा दी जाती है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित तिथि से 30 दिनों की समाप्ति से पहले विवाह अधिकारी द्वारा सार्वजनिक की गई नोटिस पर धारा 4 में निर्दिष्ट एक या अधिक शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विवाह पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति की प्रकृति विवाह सूचना पुस्तिका में विवाह अधिकारी द्वारा लिखित रूप से दर्ज की जाएगी। धारा 4 में क्या है शर्तें? दोनों पक्ष में से किसी एक का कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए। जीवित पति या पत्नी भी न हो। दोनों में से कोई भी विकृत चित्र यानी अस्वस्थ मानसिक स्थिति में नहीं हो जो अपनी वैध सहमति देने में असमर्थ हो। कोई पक्ष विधिमान सहमति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न हो, वो विवाह
और संतानोत्पत्ति के योग्य है, और दोनों में से कोई उनके धर्म से संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित निषिद्ध संबंधों में नहीं होने चाहिए। और इसके साथ पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ये धारा 4 में निर्दिष्ट विशेष विवाह के लिए आवश्यक शर्तें हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जनवरी 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए एक आदेश में कहा गया है, विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 के तहत शादी करने का फैसला करने से पहले एक नोटिस प्रकाशित करना और धारा 7 के तहत आपत्तियां आमंत्रित करना अब अनिवार्य नहीं है। जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के प्रकाशन को अनिवार्य बनाना स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों पर हमला करेगा, जिसके तहत संबंधित व्यक्ति द्वारा राज्य और गैर राज्य कारकों के हस्तक्षेप के बिना शादी के लिए चयन की स्वतंत्रता भी शामिल होगी। अब हम पढ़ते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 121 और 211, अनुच्छेद 122, 212, अनुच्छेद 53, 154, अनुच्छेद 361। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 50। इसमें कहा गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होता है। अनुच्छेद 121 और 211 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में नहीं की जा सकती है किसी प्रकार की चर्चा। अनुच्छेद 122 और 212 कहते हैं, संसद और विधानसभा की कार्यवाही की वैधता पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, और यह प्रावधान प्रक्रियागत अनियमितता के आरोप पर न्यायिक हस्तक्षेप से विधायिकाओं की प्राथमिकता, पृथकता और प्रतिरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 53 और 154 में कहा गया है कि ये प्रावधान है कि संघ और राज्य की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास निहित होगी। वे नागरिक और आपराधिक दायित्वों से प्रतिरक्षा का लाभ लेते हैं। और अनुच्छेद 361, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होंगे। इसी प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021। 12 फरवरी 2021 को लोकसभा ने ध्वनि मत से आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन करता है। 4 नवंबर 2020 को जारी मध्यस्थता और सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित करेगा। ये विधेयक मध्यस्थता समझौते के आधार पर पारित या धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार से प्रभावित मध्यस्थता आदेशों के प्रवर्तन को बिना शर्त रोके जा सकने की अनुमति प्रदान करता है। यह संशोधन धोखाधड़ी संबंधित मध्यस्थता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के भी अनुरूप है। आदेशों का स्वतः स्थगन होता है। मौजूदा व्यवस्था में कोई पक्ष मध्यस्थता संबंधी आदेशों को अप्रभावी करने के लिए 1996 के मूल अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकता है, और अधिनियम की धारा 36 में वर्ष 2015 में किए गए संशोधनों के बाद मध्यस्थता संबंधी आदेश को रद्द करने के लिए सिर्फ याचिका दायर करने भर से ही इस आदेश पर स्वतः स्थगन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और नवीनतम संशोधन विधेयक शब्द स्पष्ट करता है कि मध्यस्थता आदेश पर न्यायालय द्वारा स्थगन दिया जा सकता है, यहाँ तक कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान भी न्यायालय द्वारा स्थगन दिया जा सकता है। अगर प्रथम दृष्टया यह बात पर आश्वस्त हो कि संबंधित मध्यस्थता समझौता या अनुबंध या आदेश धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित था। इसके अनुसार यदि फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला पाया जाता है
तो मध्यस्थकारों के फैसले को धारा 34 के अंतर्गत स्वतः ही स्थगन देने, याचिका फैसले को रद्द करने की आपत्ति करने का अधिकार दिया जाएगा। मध्यस्थों की योग्यता क्या होगी? मूल अधिनियम की अनुसूची 8 मध्यस्थों के लिए कुछ योग्यता, अनुभव और प्रमाणन मापदंडों को निर्दिष्ट करती है। इसके अनुसार एक मध्यस्थ के लिए अनिवार्य है कि वह अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत 10 वर्षों का अनुभव रखने वाला एक वकील हो या अन्य के अतिरिक्त भारतीय सेवा का एक अधिकारी हो। संशोधन विधेयक 2021 अनुसूची 8 को हटाने का प्रावधान करता है और इसे तय करने का अधिकार भारतीय मध्यस्थता परिषद को दिया गया है। ये कहता है कि मध्यस्थों की मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंडों विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट किए जाएंगे। 2015 और 2019 के संशोधन अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने, लागत प्रभावी बनाने, इसमें शीघ्र निपटान सुनिश्चित के लिए मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया था, जो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन करता है। विवादों के समाधान हेतु संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास के एक हिस्से के रूप में मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 भी पारित किया गया और मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। ये मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन करता है और संशोधन विधेयक 2019 मध्यस्थता, सुलह और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एशियाई नामक के स्वतंत्र निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है। अब हम पढ़ते हैं BN कृष्ण समिति के बारे में। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत किए गए संशोधन न्यायाधीश BN कृष्ण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप है कि केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश BN कृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति HLC का गठन किया गया था। इस समिति के गठन का उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना, मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2015 की प्रयोज्यता में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना और इस उच्च स्तरीय समिति ने 30 जुलाई 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन की सिफारिश की थी। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था का टॉपिक, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा और आज हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम में इम्प्लीमेंटेशन यानी संशोधन। 22 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर 1 साल से अधिक समय तक जवाब दाखिल नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में सांसद जयराम रमेश द्वारा दायर इस याचिका पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया था कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से मूल RTI एक्ट में किए गए इन संशोधनों ने सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और शर्तें, सेवा शर्तों को निर्धारित करने की अद्वितीय शक्तियां प्रदान की है। इस अधिनियम का विधेयक के रूप में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी जुलाई 2019 में प्राप्त हुई थी और 1 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 मूल RTI अधिनियम 2005 की धारा 13, 16 और 27 में संशोधन करता है। मूल अधिनियम में केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CICS और अन्य सूचना आयुक्तों ICS का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए निर्धारित किया गया है। 2019 का संशोधन अधिनियम इस धारा में संशोधन करता है। इनके अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को शासन संबंधी व्यवहारिक सूचना देने के लिए भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है। ये कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी नागरिक प्राधिकरण से सार्वजनिक महत्व वाली सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। सूचना का आवेदन प्राप्त करने के बाद 30 दिनों में संबद्ध सूचना देने की आवश्यकता होती है। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने क्रियाकलापों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना होगा और कुछ सार्वजनिक महत्व वाली सूचनाओं को प्रसारित करने की आवश्यकता होती है ताकि नागरिकों को न्यूनतम औपचारिक सूचना प्राप्त हो सके। और इस अधिनियम में प्रावधान है कि सूचना प्राप्त करने का आवेदन देने वाले को सूचना क्यों चाहिए, इसका कोई कारण नहीं बताना पड़ता है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सांपला ने 24 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस के लिए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। किसने? विजय सांपला ने। विजय सांपला पंजाब दलित विकास परिषद के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ मंच के राज्य समन्वयक और भारत गौरव के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2009 से 2012 के बीच पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी ये रह चुके हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग एक संवैधानिक निकाय जो भारत में अनुसूचित जातियों एससी के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत वर्ष 1990 में स्थापित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मामलों की जांच के समय इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं और संबंधित मामलों के व्यक्तियों से पूछताछ का अधिकार देता है। और ये भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को सम्मान जारी कर सकता है, सम्मान जारी कर सकता है। और इससे कार्य की बात करें, दायित्वों की बात करें और इसके कार्य प्रणाली की बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना, उन पर निगरानी रखना, ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना, अनुसूचित जातियों हेतु रक्षोपायों के कार्य कारण के बारे में प्रति वर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना और रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में और इस वर्ग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों की सिफारिश करना, इस वर्ग के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नयन के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना। आज का लेक्चर करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक से इम्पॉर्टेंट PDF कंसर्न टू द रिलेटेड लेक्चर डाउनलोड करना ना भूलें। कॉम्टेरिया को समर्थन करें, कॉम्टेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से हमेशा जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करता हूं तो त्वरित तरीके से तुरंत
आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी, इसको क्लिक करते ही डायरेक्ट आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। कॉम्प्ट एरिया बने रहें। कॉम्प्ट एरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्प्ट एरिया बिल्कुल निःशुल्क चैनल है यूट्यूब पर। भविष्य में भी कॉम्प्ट एरिया निःशुल्क ही रहेगा। कॉम्प्ट एरिया पे बहुत से लेक्चर्स आएंगे, अनवरत करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आते रहेंगे। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी के लिए टीचर, फोर्स, मिलिट्री, पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य वन सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्यों की SSSB, राज्यों की SSSC, SSC, CHSL, CGL, बिहार BPSC CDPO के लिए सोशलॉजी के लेक्चर्स, 67th BPSC प्री के लेक्चर्स, 7 JPSC PT के लेक्चर जो कि झारखंड जीके के अंतर्गत चल रहे हैं, सभी यहाँ पर संपादित किए जा रहे हैं। सोशलॉजी उत्तर प्रदेश राजस्थान फर्स्ट ग्रेड PGT, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजकीय प्रवक्ता समाज शास्त्र के क्लासेस भी कॉम्प्ट एरिया पर नियमित तरीके से चल रहे हैं। लेक्चर्स का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों तक चैनल को शेयर ज़रूर करें। कॉम्प्ट एरिया सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।